दोस्तों आज है 25 जून 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की न्यूज़ बुलेटिन के बारे में। और पहली खबर, चीन के सैनिकों ने गलवान में भारतीय क्षेत्र में फिर से टेंट लगा दिए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में कोर कमांडरों की बैठक में सेनाओं को पीछे हटने की सहमति के 24 घंटे के भीतर ही तनातनी की खबरें आ रही हैं और ये खबरें 3 इलाकों से आ रही हैं जो काफ़ी चिंताजनक है। गलवान घाटी में जिस जगह 15 जून को खूनी संघर्ष हुआ था, चीन अभी भी वहीं बना हुआ है और सैटेलाइट तस्वीरों से ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है कि जिससे वहां पे टेंट फिर से लगाए जा रहे हैं। एक सूत्र के अनुसार चीनी सैनिकों ने ये टेंट भारतीय क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर भीतर घुसकर लगाया है। सेना के एक अधिकारी ने बताया है कि एक टेंट चीनियों ने हिंसक झड़प के इलाके में बनाया है, लेकिन एलएसी के इस ओर महज 90 से 150 मीटर के बीच ही है। ये भी पता चला है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी में एलएसी के पार अपने इलाके में अपने ढांचे में 1500 गुना बढ़ोतरी की है, जो काफ़ी चिंताजनक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर में पतंजलि को नोटिस दिया गया है। खांसी बुखार के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस मिला था, लेकिन बना दी गई है कोरोना की दवा। लाइसेंस अधिकारी का दावा है कि आवेदन में कोरोना का जिक्र ही नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं कि 10 जून को आवेदन किया गया था और महज 2 दिन के अंदर 12 को लाइसेंस भी मिल गया था। इतनी जल्दी फास्ट काम हमारे देश में होता है, ये तो हमें आज ही पता चला है। उत्तराखंड के आयुर्वेद विभाग ने कोरोना की दवा बनाने के दावे पर योग गुरु रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद को नोटिस जारी किया है। विभाग ने पूछा है कि कोरोना के इलाज की आयुर्वेदिक दवा बनाने की अनुमति कहाँ से मिली है, और लाइसेंस अधिकारी के अनुसार पतंजलि को खांसी और बुखार के लिए 2 या 3 इम्यूनिटी बूस्टर बनाने का लाइसेंस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोरोना की दवाई बनाई है जिसके बारे में कहीं जिक्र नहीं था। इसी बीच राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने बोले हैं कि यहाँ दवा बिकी तो बाबा जेल में होगा, क्योंकि ये सब फर्जी दवाएं हैं और इस तरीके की दवाओं का कोई असर नहीं है। और दुनिया भर में कोरोना के जो वैज्ञानिक हैं कोरोना के लिए वो लगे हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी आसानी से दवाई बनाना एक चिंता का कारण हो सकता है। वहीं रामदेव बाबा ने भी इसका रिप्लाई किया है और उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद का विरोध एवं नफरत करने वालों को घोर निराशा हो रही है। और उन्होंने आचार्य बालकृष्ण द्वारा ट्वीट किया गया आयुष मंत्रालय का एक पत्र रीट्वीट करते हुए टिप्पणी की। मंत्रालय ने इस पत्र में लिखा है कि उसे दवा के ट्रायल संबंधी दस्तावेज मिल गए हैं। वे शोध के नतीजों के सत्यापन के लिए इनका अध्ययन करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और इतिहास में पहली बार डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। 18 दिन से तेल का खेल चल रहा है और कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही थी, तो 12 सप्ताह रेट नहीं बदले और कच्चा तेल महंगा होने पर पेट्रोल ₹8.5 और डीजल ₹10.5 महंगा कर दिया गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि तेल कंपनियों ने बुधवार को लगातार 18वें दिन डीजल की कीमतें बढ़ाई हैं। वह 17 दिन पहले पहली बार पेट्रोल के दाम स्थिर रहे हैं। कल पेट्रोल का एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। 48 पैसे महंगा होने के बाद दिल्ली में डीजल लगभग ₹80 प्रति लीटर बिका है, जबकि पेट्रोल की कीमत 12 पैसे कम है। देश में पहली बार किसी राज्य में पेट्रोल से महंगा डीजल हुआ है और डीजल की कीमत लगातार बढ़ने से आम आदमी की जेब पर महंगाई का बोझ बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। मैं आप लोग को बता दूं कि लॉकडाउन में पेट्रोल पर ₹13 और डीजल पर ₹16 टैक्स बढ़ाया गया था और उसके बाद अब तक ये टैक्स नहीं हटा है। 2012 में पेट्रोल डीजल के दाम में ₹30 का अंतर था, फिर दाम बाजार के हवाले हुए और अब टैक्स बढ़कर बोझ डाला जा रहा है। मैं आप लोग को बता दूं कि दिल्ली में डीजल सबसे महंगा है और बाकी राज्यों में अभी भी पेट्रोल ही महंगा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर में दुनिया की सबसे बड़ी बास्केटबॉल लीग एनबीए 74 साल के इतिहास में पहली बार बिना फैंस के होगी। सभी मैच एक ही शहर में होंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें एनबीए खिलाड़ियों को खेलने से पहले 2 बार कोविड टेस्ट कराना जरूरी होगा और उनको 48 घंटे का सेल्फ आइसोलेशन भी जरूरी होगा। 3 होटल में खिलाड़ी रुकेंगे, उन्हें एक दूसरे के कमरे में जाने की अनुमति नहीं होगी।
हर टीम का अपना शेफ होगा, कभी भी खाना खा सकेंगे खिलाड़ी और पहली पंक्ति के लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य है। सभी खिलाड़ियों को मास्क पहनना ज़रूरी होगा। एक दिन में 3-4 मैच ही होंगे और कुछ का लाइव टेलीकास्ट होगा। मैं आप लोग को बता दूं कि अभी 73 गेम बाकी हैं और कुछ टीमों को 8 और कुछ टीमों को 10 मैच खेलने हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अब अगली खबर में सहकारी बैंक भी आरबीआई के दायरे में आ जाएंगे और पारदर्शिता को देखते हुए आरबीआई की निगरानी में आने से कोऑपरेटिव बैंक के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही बैंकों की वित्तीय स्थिति और भी मजबूत होगी। सहकारी बैंकों में भी कमर्शियल बैंकों की तरह सारा काम ऑनलाइन हो सकेगा। मैं आप लोग को बता दूं कि देश के सभी बैंकों और बहुराज्य स्तरीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की देखरेख के तहत लाया जाएगा। इस बारे में जल्द ही एक अध्यादेश जारी किया जाएगा और केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा है कि इस कदम का मकसद सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को संतुष्टि और सुरक्षा देना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ऐसा विचार आ रहा है और ऐसी सूचना भी आ रही है। मैं आप लोग को बता दूं कि सरकार के इस कदम के बाद सहकारी बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए अब रिजर्व बैंक की मंजूरी लेना जरूरी हो जाएगा और सहकारी बैंकों में राज्य सरकारों का हस्तक्षेप कम हो जाएगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।